So, hello everyone, a very good morning to everyone. आज जो हमारी क्लास है वो पोल्यूशन क्लास की सेकेंड क्लास होगी. इसमें हम लोग दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, जिसमें हमने बताया कि क्यों दिल्ली कोलकाता और मुंबई के कंपैरिजन में ज़्यादा पोल्यूटेड है, राइट. इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आज उसी का कंटिन्यूएशन है कि और कौन कौन से मेजर्स दिल्ली स्पेसिफिक लिए गए हैं और कुछ ऑल इंडिया लेवल पे भी किया गया. आप बोलेंगे सर दिल्ली स्पेसिफिक क्यों, दैनिक स्कैटर थोड़ी ना है सर. तो पहली बात तो दैनिक्स यूपीएससी का ही पार्ट है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जो दिल्ली में मेज़र लिया जाता है वो नेशनल लेवल का मेज़र भी मान लिया जाता है. इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो नेशनल लेवल पे भी हैं, तो ये आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. ठीक, फाइन. स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल दिल्लीज एयर पोल्यूशन. कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं? कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था स्टेप्स टेकन में? एनसीएपी प्रोग्राम डिस्कस किया था, नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखा था हम लोगों ने. ठीक है, ठीक, चलिए शुरू करते हैं. अच्छा, इसका मैंने जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दिया है, वो अपडेटेड है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं. ठीक, चलिए. अगर और भी कुछ अपडेट करूंगा तो उसी पीडीएफ में मैं चेंजेस ला दूंगा, वो आपको ऐप पे मिल जाएगा. ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं दिल्ली एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? तो दिल्ली पहली सिटी बनी जो BS6 फ्यूल्स पर थी, और अभी तो मतलब ऑल ओवर इंडिया में BS6 आ गया. BS6 क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद. ठीक है, तो BS6 फ्यूल जो है, ये बात समझ लीजिए कि BS6 में जो सल्फ़र लेवल होता है फ्यूल का वो बहुत कम होता है. इसके लिए आपको इंजन में चेंजेस लाने पड़ेंगे. इतने कम सल्फ़र पे चलने वाला जो इंजन होगा उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे. इसीलिए हमारे यहाँ जो कार्स है वो BS6 कार्स अभी आ रही हैं ज़्यादातर, है ना. हम लोग डायरेक्टली BS4 से डायरेक्टली BS6 पर आ गए, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर है. ठीक है, दिल्ली जो है वो हाइड्रोजन CNG यूज़ कर रहा है. अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुआ? पहले तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर CNG इम्प्लीमेंट किया गया दिल्ली में, जिसे कंप्रेस नेचुरल गैस होता है. ये कुछ नहीं है, बेसिकली मिथेन है. समझ में आ रहा है? मिथेन है. तो अब ये क्या चक्कर है सर, ये हाइड्रोजन CNG क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाइड्रोजन CNG इज़ द ब्लेंड ऑफ हाइड्रोजन विथ CNG. समझ में आ रहा है? ये एक गलत स्टेटमेंट है कि ब्लेंड ऑफ हाइड्रोजन एंड CNG. अगर हम आइडियल सिनेरियो और अच्छे टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो CNG के ऊपर हाइड्रोजन की क्राउनिंग की जाती है, ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ब्लेंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं. ब्लेंड मतलब मिक्स करना. ठीक है, तो हाइड्रोजन और CNG को मिलाकर ये फ्यूल बनाया गया. अब आप बोलेंगे सर ये आपने हाइड्रोजन क्यों एडिशनली ऐड किया? इससे हो क्या रहा है कि एक तो पहली बात, हाइड्रोजन खुद एक फ्यूल है और इंडिया का जो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी है. तो हाइड्रोजन खुद एक फ्यूल है, तो वो CNG की कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ा देता है. मतलब सेम अमाउंट ऑफ CNG में आप ज़्यादा एनर्जी गेन कर पाएंगे. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो CNG, एक तो CNG कम कार्बन डाइऑक्साइड करता है इन कंपैरिजन टू कोल और अदर फ्यूल. लेकिन अगर आपने उसमें हाइड्रोजन मिला दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी कम हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन भी कम हो जाएगा, नॉक्स का इमिशन भी कम हो जाएगा. तो इन शॉर्ट ये इको फ्रेंडली है. समझ में आ गया? इसीलिए इसे मिलाया जा रहा है. नॉर्मली हाइड्रोजन का अमाउंट CNG में 18% तक जो है वो मिक्स किया जा रहा है. समझ में आ गया? कंपेयर टू द कन्वेंशनल CNG, HCNG जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का 70% तक इमिशन कर देता है, कम कर देता है. अब एक बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है सर? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली जब आपको एक्सेसिव ऑक्सीजन में जब किसी चीज़ को आप जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. और कार्बन मोनोऑक्साइड वही किसी भी फॉसिल फ्यूल को अगर कम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हो जाएगा. अगर आपको लेमैन टर्म में समझना है तो आप ऐसे समझिए कि आप किसी रूम को बंद कर दीजिए और उसके बाद आप किसी लकड़ी को या कोई भी फॉसिल फ्यूल को जलाइए तो आपके रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाएगा. और ये सर जी स्वीट डेथ करता है. कई लोग मारे गए हैं इसी चीज़ के चक्कर में कि घर में उन्होंने ठंडी के टाइम में हीटर जला दिया या फिर उन्होंने कोई फॉसिल फ्यूल जला दिया और वो सो गए और सो ही रह गए, उठे ही नहीं.
आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग कार में जो है वो पूरा खिड़की उड़की बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं, वो सोए ही रह जाते हैं, फिर कार के खिड़की उड़की तोड़कर जो है अंदर घुसना पड़ता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो इसीलिए क्या होता है कि ऐसे अगर आप कन्फाइंड एटमॉस्फेयर में कोई भी फॉसिल फ्यूल जलाएंगे तो क्या होगा, वो CO बनेगा और धीमे धीमे क्या होता है, वो हमारे हेमोग्लोबिन से जो आयरन है उससे रिएक्ट कर देता है और उसके बाद सर क्या करेगा, जो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसे कम कर देगा और आपका बॉडी जो है पूरा जो है ब्लू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन लेस हो जाएगा, हाइपोक्सिक कंडीशन कहते हैं इसको। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक होता है सर, ये ध्यान रखिएगा। और ये 5% सेविंग ऑफ फ्यूल भी करता है। रीज़न क्या है? क्योंकि ये फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ा दे रहा है। समझ में आ गया आपको? इसके ये तो 2 इनिशिएटिव लिए गए हैं जो कि दिल्ली में लिए गए, ये तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाया और उन्होंने कहा कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसको कैसे कम किया जाए। तो इस हाई लेवल कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। समझ में आ गया सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। वो क्या रिकमेंडेशंस हैं सर, वो देखिए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि BS नॉर्म्स क्या है ये पहले जान लीजिए, ठीक है? उसके बाद हम लोग हाई लेवल कमेटी के रिकमेंडेशन देख लेंगे। तो BS नॉर्म्स मैंने अभी बताया था कि क्या था। देखिए, BS नॉर्म्स जो है ये इंडिया का अपना नॉर्म नहीं है। अभी BS नॉर्म एज सच इंडिया का इनिशिएटिव है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है किसी के ऊपर बेस्ड है। जब हम लोग सेलिंग करते थे 2010, 11, 12 में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मर्चेंट नेवी का रहा है, तो हम लोग ना ES स्टैंडर्ड के फ्यूल को खोजते थे जिसमें सल्फर कंटेंट और नाइट्रोजन कंटेंट कम था। तो उस समय में इंडिया में लोग ज़्यादा जानते भी नहीं थे इसके बारे में। इसी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर भारत स्टैंडर्ड, जिसे BS नॉर्म्स कहते हैं, वो लाया गया। एक्चुअली में होता क्या है कि BS नॉर्म्स में जो फ्यूल में कुछ चेंजेस किए जाते हैं और फ्यूल के अकॉर्डिंगली इंजन में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, चाहे वो ट्रक हो चाहे वो कार हो। समझ में आ गया? उसमें होता क्या है कि जो सल्फर और सल्फर का जो लेवल होता है फ्यूल में, वो कम करते चले जाते हैं। समझ में आ गया? BS 1, 2, 3, 4 अप टू 6 आया हुआ है, हम डायरेक्टली BS 4 से BS 6 पर आ गए हैं। समझ में आ गया? तो BS 4 से BS 6 आने पर क्या चेंजेस फ्यूल में आया है? तो फ्यूल में ये आया है कि जो सल्फर कंटेंट है वो 50 पार्ट्स पर मिलियन तक पहले अलाउड था BS 4 में, अब वो घट के 10 पार्ट्स पर मिलियन हो गया, ppm हो गया है। इसका मतलब सल्फर कंटेंट बहुत कम हो गया। आप बोलेंगे सर सल्फर कंटेंट के लिए इतनी मेहनत करवा रहे हो, इंजन भी महंगा मिल रहा है, कार भी महंगा मिल रहा है BS 6 नॉर्म्स के हिसाब से। नहीं, बताएंगे हम आपको, एथनॉल ब्लेंडिंग भी टर्म आएगा। अब आप बोलेंगे सर कि BS 6 जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्या होगा, सल्फर कंटेंट अगर फ्यूल में कम हो जाएगा तो क्या होगा। सर आपको जानकारी के लिए बता दें कि सल्फर कंटेंट ज़्यादा होने के वजह से जो निकलता है वो आता है सॉक्स, और ये सर जो है एसिड रेन कॉज करता है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। और ये सॉक्स खुद जो है हमारे लिए ठीक नहीं है। समझ में आ गया? इसके अलावा इसमें नॉक्स कंटेंट भी कम हो जाता है। देखिए, नॉक्स कंटेंट ना ये फ्यूल स्पेसिफिक नहीं है, उसके अलावा भी बहुत मेजर्स होते हैं। जैसे हम लोग जब इंजन पे काम करते थे तो हम लोग नॉक्स कंटेंट को कम करने के लिए पानी के इंजन के अंदर जो है पानी छिड़कते थे, एक्चुअली होते स्प्रिंकल करते थे। उसका कारण ये है कि जितना ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर होगा किसी फ्यूल को जलने के लिए, उतना ही ज़्यादा नॉक्स कंटेंट निकलता है। तो हम जानबूझकर फ्यूल की एफिशिएंसी थोड़ी कम करते थे पानी वानी छिड़क करके। तो अब वो तो यहाँ नहीं कर सकते, तो पता चला पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वो इंजन भी बहुत बड़े बड़े होते थे, समझ में आ रहा है। इन्होंने क्या किया है कि फ्यूल में कुछ चेंजेस लाया जिसकी वजह से नॉक्स कंटेंट जो है वही कम हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर ये सब भी कम होना है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम BS के जितने हायर लेवल पे जाएंगे उतना ही कम इमिशन होगा, उतना ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से पार्टिकुलेट मैटर कम हो रहा है, जैसे जैसे हम BS के नॉर्म्स में आगे जा रहे हैं, नॉक्स कंटेंट कैसे कम हो रहा है। हालांकि BS 6 ज़्यादातर जो है वो बेसिकली सल्फर कंटेंट से डील करता है, ध्यान रखिएगा। हम डायरेक्टली BS 4 से BS 6 में आ गए। समझ में आ गया? ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये यूरोपियन, देखिए 2-3 क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। क्या पूछ सकते हैं आपसे कि BS जो नॉर्म्स होते हैं वो किस पर बेस्ड है, तो आप बोलेंगे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे है। दूसरा सवाल कि डायरेक्टली हम BS 4 से BS 6 में जंप कर गए हैं,
तीसरा सवाल ये पूछ सकते हैं कि अच्छा BS6 में कौन सी स्पेसिफिकेशन है, तो आप बताइए कि सल्फर कंटेंट का जो फ्यूल का सल्फर कंटेंट है वो 50 से 10 ppm कर दिया गया। यही 3 सवाल आपसे पूछेंगे। क्या क्या पूछेंगे, मैंने आपको क्या क्या बता दिया। पहला सवाल तो आपसे ये पूछेंगे कि यूरोपियन इमिशन नॉर्म्स पर है, पहला। दूसरा कि सल्फर कंटेंट जो है वो 50 से 10 ppm पे कर दिया गया है और हम डायरेक्टली जो है BS4 से BS6 में आ गए। 3 सवाल के अलावा चौथा कोई सवाल नहीं पूछ रहे आपसे वो, ठीक है, जो कि BS6 स्पेसिफिक है। अच्छा एक चीज़ और पूछ सकते हैं वो आपसे, क्या BS6 के लिए इंजन में रेट्रोफिकेशन की जरूरत है? आंसर है यस, 100% रेट्रोफिकेशन की जरूरत होगी। सेम BS4 वाले इंजन में BS6 नहीं जला सकते आप, उसके लिए आपको BS6 स्पेसिफिक कार्स या ट्रक्स लेने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? अभी के टाइम में जितने भी कार्स आ रहे हैं ज़्यादातर वो BS6 नॉर्म्स के हैं। वो इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए BS4 उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया। दिल्ली में तो BS6 लागू हो गया है कि वो वही आप चला सकते हैं। अगला है सर कि जो अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है ताकि हम दिल्ली के पोल्यूशन को मॉनिटर कर सकें। तो उसके तहत क्या किया गया, क्या क्या इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है। पहला इन्होंने बोला लिडार, समझ में, लिडार करिए। लिडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब ये क्या होता है इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए क्या है, मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, इन्फोग्राफिक्स। यहाँ पर देखिए, समझिए इस चीज़ को। ये क्या कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने क्या किया कि एक UAV लगाया और इसने क्या किया, लेज़र लाइट इमिट कर रहा है ये, और ये इंफॉर्मेशन ये किसको भेज रहा है, सैटेलाइट को। अब सैटेलाइट को कैसे पता चलेगा कि भैया ये किस पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन पे इन्होंने एक GPS ग्राउंड यूनिट लगा दिया है जो इस जगह को जियो टैग कर देगा और वो भेज देगा यहाँ पर। तो 2 इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, एक कि इस एरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा और दूसरा वो एरिया कौन सा है। इससे समझ गए बात को, नहीं समझे भाई? जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे UAV लगा दिया, वो लेज़र भेज रहा है। अब लेज़र जब उसने भेजा तो वो जगह कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, तो इन्होंने एक GPS यूनिट लगा दिया जिससे इस जगह के बारे में भी मालूम चल जाएगा। अच्छा अभी लेज़र भेज कर क्या रहे हो, ये कर रहा है एयर मॉनिटर कर रहा है, समझ रहे हो। और एयर मॉनिटर करके ये किसको भेजेगा, GPS सैटेलाइट, और GPS सैटेलाइट के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन आएगा कि ये फलाना एरिया का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, समझ रहे हो। तो इन्होंने बोला है कि मॉनिटरिंग के लिए लिडार लगाइए ताकि आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग मिल सके उस एरिया के एयर कंटेंट के बारे में या एयर प्यूरिफिकेशन के बारे में, एयर पोल्यूशन के बारे में। समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। लिडार क्या है, ठीक है। लिडार क्या है, इन्होंने बोला है कि इससे आपको बेटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग होगा। ये किसका रिकमेंडेशन है, हाई लेवल कमेटी का, ध्यान रखिएगा ये चीज़। अभी इन लोगों ने सिर्फ रिकमेंडेशन है, अभी ऐसा कुछ करा नहीं, अभी ऐसा नहीं है, रिकमेंडेशन दिया है, लिडार तो लगा दिया गया है। हाँ लगा दिया गया, ये रिकमेंडेशन थोड़ा पुराना है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है इन्होंने कि लिडार जो है वो हाई एंड एप्लीकेशन ऑफ लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी है, मैंने आपको बता दिया है, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसमें बस करना क्या है, ये आपको वर्टिकल मॉनिटरिंग करेगा, समझ में आ रहा है। फ्यू प्लेसेस वेयर ट्रैक ट्रांसपोर्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स एट हायर ऑल्टीट्यूड, किस तरीके से हायर ऑल्टीट्यूड पर ट्रांसपोर्ट ऑफ पोल्यूशन हो रहा है, जैसे कि हीट आइलैंड्स बन जाता है तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा होता है एक जगह से हायर ऑल्टीट्यूड पर, उसके बारे में आपको लिडार के थ्रू मालूम चल जाएगा। इसके अलावा जो है वो WSN है, जिससे आपको जो है वायरलेस सेंसर नेटवर्क है। इसमें वायरलेस सेंसर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर उस पोल्यूशन का क्या चला जाएगा, इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, ये नेटवर्क है, ठीक है। ये चीज़ें आपके सामने की गई हैं, ठीक। ये तो हुआ है कि मॉनिटरिंग कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा होगा, ये चीज़ बताया गया। इसके अलावा देखिए इन्होंने क्या कहा है, ये बहुत सही लगा मुझे। इन्होंने कहा है कि एडॉप्शन ऑफ ऑक्सी फर्नेसेस इन इंडस्ट्रीज। अब जरा गौर करिएगा, नॉक्स क्यों निकलता है, गौर करिए। नॉक्स जब ज़्यादा हीट हुआ, ज़्यादा प्रेशर हुआ तब निकला। और जब आप ऑक्सीजन, जब आप हवा जो है, देखिए किसी चीज़ के चलने के लिए, चाहे वो फॉसिल फ्यूल या कुछ भी है, जलने के लिए एक फायर ट्रायंगल की जरूरत होती है। क्या क्या होता है उसमें, फ्यूल, हीट, एयर। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, कायदे से हमें O2 चाहिए होता है, ठीक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फायर ट्रायंगल, ठीक है बाबू। अब देखो इसमें एक समस्या है, O2 तो प्योर भेजने में दिक्कत है,
तो हम लोग इसके जगह पे हवा भेज देते हैं, उसमें भी 21-22% मतलब कि ऑक्सीजन कंटेंट है। अब देखो इसमें मामला देखो क्या गड़बड़ है, अगर हम O2 के जगह पर हवा भेजते हैं तो हम नाइट्रोजन भी भेज रहे हैं, 78% नाइट्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर पर मतलब कंबशन के बाद नॉक्स बना देगा, और ये नॉक्स हमारे लिए क्या है भाई, ये तो हमें एसिड बना दे, एसिड रेन कॉज कर देता है, और इसके अलावा बहुत सारे इंपैक्ट है, फोटोकेमिकल स्मॉग नॉक्स की वजह से बन जाता है, समझ में आ रहा है, ओजोन बन जाएगा इसके वजह से, तो प्रॉब्लम है। तो अब हमें नॉक्स को कम करना है, तो हम क्या करें कि एयर के जगह पर हम डायरेक्टली ऑक्सीजन भेज दें, ना रहेगा नाइट्रोजन ना बनेगा नॉक्स, बात ही खत्म। इन्होंने क्या कह दिया है कि जितने भी इंडस्ट्रीज के फर्नेसेस हैं सब में अब केवल प्योर ऑक्सीजन भेजा जाएगा, पानी नहीं भेजेंगे, आप हवा नहीं भेजेंगे, समझ में आ रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, नॉक्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, बात समझे। लेकिन ये कठिन काम है, इंडस्ट्रीज बवाल मचाएंगी, क्योंकि हवा भेजा है तो खींच के भेज रहे थे, हवा की तो कमी थी नहीं, अब आपको प्योर ऑक्सीजन भेजना पड़ेगा, मतलब प्यूरिफाई करना पड़ जाएगा। हाँ, ये फर्नेस में कर रहे हैं तो वो तो उनके लिए महंगा हो गया ना, जो चीज़ फ्री में मिल रहा था। देखो इंडस्ट्रीज तो प्रॉफिट मार्जिन पे चलते हैं, आप जितना चीज़ें महंगा करते चले जाएंगे वो चीज़ें भी महंगी होती चली जाएंगी, तो ये थोड़ा सा उनके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट हुआ है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए यही सस्टेनेबल है। वहाँ पर उस जगह पर होगा ना जहाँ पर कुछ फ्यूल बर्न हो रहा है। बिल्कुल, क्यों हो रहा है, क्यों नॉक्स बन रहा है, क्योंकि आप वहाँ एयर दे रहे हैं, तो जैसे जो स्टबल बर्निंग होती है वहाँ बिल्कुल नॉक्स बनेगा, बिल्कुल नॉक्स बनेगा, जहाँ स्टबल बर्निंग होगी वहाँ पे बिल्कुल नॉक्स बनेगा, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड रेन भी होगी फिर। बिल्कुल होगा, और फिर एसिड रेन होगी तो फसल फिर खराब, बिल्कुल खराब होगा, आपके मॉन्यूमेंट्स खराब होंगे, आपका हेल्थ खराब होगा, और वो छोड़ो सॉक्स और नॉक्स आप डायरेक्ट इनहेल करेंगे वो आपके लिए खराब है, नॉक्स ओजोन बनाएगा वो आपके लिए खराब है, नॉक्स अकेला थोड़ी ना खराब है, नॉक्स बहुत कुछ करता है, ग्राउंड लेवल सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्रिएट कर देता है, फोटोकेमिकल स्मॉग क्रिएट कर देता है। अच्छा, एक बड़ी गजब की चीज लगी मेरे को, फोटो कैटालिटिक पेंट्स। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में नहीं पूछ रहा आपकी कि हाई लेवल कमेटी बनाया गया है उसने क्या रिकमेंडेशन दिया, हो सकता है मेन से पूछ दे, प्री में तो बिल्कुल ही नहीं पूछेंगे, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर बेनिफिशियल फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द पोल्यूशन या फॉर द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन। अब उनमें आपको लिख देंगे ये फोटो कैटालिटिक पेंट्स, आप कभी नहीं मारेंगे सही। पेंट कब से होने लग गया सर, हाँ पेंट पोल्यूटेंट में काउंट होता है, कभी नहीं मारेंगे आप, और इन्होंने तो यूज कर लिया दिल्ली वालों ने। अब कर क्या रहा है ना, अब फोटो कैटालिटिक पेंट्स में जो होता है वो होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब देखो ये फिगर देखो, वो टाइटेनियम जो फोटो कैटलिस्ट होता है, इसको फोटो कैटलिस्ट कहते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड का। ये क्या करता है, जब लाइट इस पे पड़ा तो ये क्या करेगा, जो भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है जैसे वोलेटाइल ऑर्गेनिक सूट वूट जो होता है, ये क्या करेगा कि ये जो टाइटेनियम ऑक्साइड है ये फ्री रेडिकल छोड़ देगा OH निगेटिव का। ये OH निगेटिव वोलेटाइल पोल्यूटेंट से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाएगा जो हार्मलेस है। फोटोकेमिकल ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हार्मफुल है सर, आप अगर भूल गए हो अगर तो आपको याद हो कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस नॉक्स प्लस सनलाइट इज इक्वल टू पैन प्लस ओजोन, समझ रहे सर, ये है ये चीज। अगर आपको भूल गए हो यही चीज फोटोकेमिकल स्मॉग कहलाता है। तो सर ये जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है आपके, ये टाइटेनियम ऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल छोड़ेगा। ये फ्री रेडिकल ये कौन छोड़ेगा फ्री रेडिकल, ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड मदद करेगा फ्री रेडिकल छोड़ने में। फ्री रेडिकल जब छोड़ेगा तो वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के साथ रिएक्शन करके वो हार्मलेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्रिएट करेगा। और सर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस टाइटेनियम ऑक्साइड को अपने पेंट में डाल देना है और उसी से पुताई कर देनी है रोड को, कुछ करना ही नहीं है आपको, समझ में आ रहा है। रोड्स में आप इस्तेमाल कर लीजिए, काम हो गया आपका। ये सवाल आ जाएगा सर, मैं 2 साल से सोच रहा हूं लेकिन आ नहीं रहा ये सवाल आ जाएगा आपके। क्या हुआ सर, समझे बात, समझे कि नहीं?
अच्छा, एंटी स्मोक गन्स, ये देखिए, ये तो दिल्ली में इस्तेमाल हो रहा है। ये देखिए सर, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, करना पड़ेगा सर, सुप्रीम कोर्ट का कमेटी है वो, सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन है, तो करना पड़ेगा आपको। ये क्या कर रहे हैं सर कि ये पानी छोड़ रहे हैं। अब जब ये पानी छोड़ेंगे तो होगा क्या कि जितने भी पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है, वो पानी के साथ चिपक के नीचे आ जाएंगे, तो एयर क्लीन हो जाएगा। समझ रहे हैं सर? देखिए क्या है सर, ये इनमें क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए क्या क्या चीज़ है। ये एंटी स्मोक गन है, स्प्रेस 3 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इनटू द एटमॉस्फेयर, डिक्रीजिंग जो है आर्टिफिशियल मिस्ट, मतलब क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल मिस्ट। और ये आर्टिफिशियल मिस्ट जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर के साथ चिपकेंगे और नीचे आएंगे, एयर क्लीन हो जाएगा। मतलब इट्स अ क्लेंसिंग ऑफ एयर विथ वाटर, क्लेंसिंग ऑफ एयर विथ वाटर। अब सर वन ऑफ द मेजर, सस्टेनेबल तो नहीं है पर ये टेक्नोसेंट्रिक सोल्यूशन है, क्या कर सकते हैं सर, यही है एक तरह का। स्मॉल ड्रॉपलेट क्या करेगा, वाटर को ये स्टिक कर देगा एयर के साथ और पोल्यूटेंट ग्राउंड पे आ जाएंगे। समझ रहे हो? अब दिक्कत क्या है कि पानी है, समझ में, अभी बता रहे हैं, वो अगला वही है। ये क्लियर है सर, क्या कर रहे हैं ये लोग? अच्छा, इनमें क्या है कि ये 15 से 100 मीटर हाइट पर ये छोड़ मतलब तक जाएगा। ये जो है ना 15 से 100 मीटर सर, समझ रहे कि नहीं, है ना? अभी देखो, कैन थ्रो वाटर मिस्ट, अरे यार अभी क्लास में मत पूछा करो यार, हैंड रेज अभी मत किया करो गौरव, ये क्लास यूट्यूब में जाती है यार। अच्छा, दी एंटी स्मोक गन्स इज कनेक्टेड विद द वाटर टैंक्स। ये वाटर इनटू फाइन स्प्रे ऑफ पासिंग हाई प्रेशर थ्रू प्रोपेलर्स के थ्रू भेजा जाता है, और ये वाटर मिस्ट को इन द रेडियस ऑफ 15 to 100 मीटर्स हाइट तक ले जाता है। ये बड़ी बात है सर, 100 मीटर हाइट, समझ रहे हैं सर? 100 मीटर का रेस, अरे यार, हाँ अच्छा, ये कह रहे हैं वॉइस में प्रॉब्लम है। ठीक 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 ठीक, अभी ठीक है? अभी सुनाई दे रहा हूं मैं? अभी सुनाई दे रहा हूं? अभी सुनाई दे रहा हूं? ठीक, समझ में आया? तो ये 50 से 100 मीटर्स का जो है आपका डिस्टेंस तक ये कवर करेगा, और 1 to 50 माइक्रोन का मिस्ट होगा, ध्यान रखिएगा सर। अच्छा, अब पायलट प्रोजेक्ट फॉर स्मोक टार्स। अब ये तुम जो है देख लो ये क्या कैसे काम करता है। ये देखो, इधर देखो, इन्होंने क्या किया है कि जो गंदा जो एयर का जो मतलब एयर जो है, डर्टी एयर जो है, उसको ये लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर से खींच रहे हैं। इसमें इन्होंने कई लेयर्स ऑफ फिल्टर लगा दिया है। इस फिल्टर को इन्होंने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया है, समझ में आ रहा है? एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेटर होते हैं ना, चिपकाने के लिए, और उसके बाद नीचे से सर जी क्लीन एयर को पास करा रहे हैं। तो एक तरह से फिल्टरिंग मैकेनिज्म है सब। अब सर ये बहुत डिफिकल्ट भी है सर, क्यों बता रहे हैं, इतने फिल्टर हैं, इनकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी सर, एनर्जी बहुत चाहिए चलाने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए। हालांकि है तो बहुत इम्पोर्टेंट, काम भी बहुत करेगा, लेकिन बस यही है कि मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब मैकेनिकल का स्टूडेंट भी हूँ, और मैंने कई ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा काम भी किया है इन सब चीज़ों पर, फिल्टर पर, स्मोक टार्स, और बहुत डेक्सिल वगैरह पे मैंने काम किया है। तो मुझे पता है कि इसमें क्या समस्या आना है। इतना फिल्टर गंदा होगा, इतना फिल्टर गंदा होगा, वो भी दिल्ली जैसे जगह पर। हालांकि है बहुत सस्टेनेबल, पर वही है कि ये फिल्टर गंदा ना हो, क्योंकि चिपक जाएंगे, 1 घंटा चलेगा और सफाई करनी पड़ जाएगी इसकी समझ रहे मैम? और सफाई ऐसे तो होगा नहीं, ये पानी साफ होगा तो बहुत गंदा होना है। लेकिन ठीक है, ये भी वन ऑफ द सोल्यूशन है। ठीक है सर, 20 करोड़ का एक टार है, 20 करोड़, कैन यू बिलीव दैट सर? सर
सर एक कार का रेडियस कितना 20 करोड़ है, ज़्यादा नहीं है सर। ये 100 मीटर की दूरी पर बस कवर करेगा बस। लोकेलिटी बेस पे रहता है। हाँ, लोकेलिटी बेस ज़्यादा नहीं है, इतना मत समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक्शन प्लान कुछ किए गए हैं फॉर क्लीनर इंडस्ट्रीज़ के लिए। नीति आयोग अलॉन्ग विद द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लॉन्च द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ क्लीन एयर बेटर लाइफ 2016 में किया था एनसीआर रीजन के लिए, पर दैट इज़ नॉट आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये पुराना थोड़ा हो गया। ठीक है, जो हमारे नए हैं हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं ज़्यादातर। अब आ गया आपका ग्रैप। अब सर ये बहुत चक्कर वाला चीज़ है, ग्रैप भी है, नैक भी है, सफ़र भी है, AQI भी है। तो सर ये बहुत कन्फ्यूज़न है सर इसमें। एक ही जैसे इनिशिएटिव है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। मैं इनका पूरा लिस्ट बना के लाया हूँ तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी सर। देखिए ग्रैप क्या है इसको मैं आपको समझाता हूँ लेमन टर्म में। जैसे हम लोग घर में ना इमरजेंसी कंडीशन के लिए कुछ कुछ एक दिमाग में फ्रेम करके रखते हैं कि ऐसा है कि अगर हमारे पास इतने पैसे बचे तो हम ये करेंगे, अगर इससे कम हो गए तो हम ये काम नहीं करेंगे, अगर इससे भी कम हो गए तो हम ये काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और अगर इतने रहे तो सारे काम बंद कर देंगे, पहले सस्टेन करना है। सिमिलरली ये भी वही है। इन्होंने क्या किया है, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, इसके बाद ये किसका इनिशिएटिव है मैं समझा दूंगा। देखिए कर क्या रहे हैं ये, इन्होंने, मुझे ये उतना बढ़िया ये क्वालिटी अच्छा लगा, ये पिक्चर उतना नहीं लगा, पहले देख लो। पहले इन्होंने क्या किया है कि 7 कैटेगरी में एयर को जो है डिज़ाइन किया है। क्या किया है इन्होंने क्या, ये क्या करेंगे, एयर को मॉनिटर करेंगे। दिल्ली में या कहीं पर भी एयर को मॉनिटर किया जाएगा, और जब एयर को मॉनिटर करने के बाद उस एयर क्वालिटी के हिसाब से आपको क्या रिस्पॉन्स लेना है वो बताएंगे ये आपको। जैसे कि मान लीजिए गुड और सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में एयर है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेना है, मॉडरेट में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लेना है। लेकिन जैसे मतलब मॉडरेट टू पुअर की कैटेगरी में आप आ गए तो आपको ये रिस्पॉन्स लेने होंगे। अगर आप वेरी पुअर में हो गए तो ये रिस्पॉन्स लेना होगा, अगर आप सीवियर में आ गए तो ये, और सीवियर प्लस में आ गए तो मतलब बंद करना पड़ेगा सब कुछ। तो देखिए मैंने उसका लिस्ट भी बढ़िया से बनाया है, आपकी हेल्प करेगा। देखो क्या है ये, देखो इधर, ठीक है, इधर देखिए, अगर मॉडरेट टू पुअर की कैटेगरी में है तो आप क्या करेंगे, गार्बेज बर्निंग बंद कर देंगे। आप बात समझ रहे हैं क्या करने की कोशिश की जा रही है। ये एक रिस्पॉन्स प्लान है, एयर मॉनिटरिंग एज वेल एज रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स लेना है, यानी कि ये केवल मॉनिटर नहीं कर रहा है, बाकी सब प्रोग्राम मॉनिटर केवल करते हैं, ये मॉनिटर करके आपको बताएंगे कि आपको एक्शन क्या लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि ऑल पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन इन ब्रिक किल्न और इंडस्ट्रीज, ईंट भट्टी इंडस्ट्रीज को क्या मेजर्स लेने होंगे। आपको स्ट्रिंजेंटली इन्फोर्स करना पड़ेगा पोल्यूशन कंट्रोल इन थर्मल पावर प्लांट्स। इसके बाद मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, या आपने गौर किया होगा दिल्ली में कभी गए हो, वो लोग क्या करते हैं, ट्रक से जाते नीचे एक झाड़ू चल रहा होता है, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। यहाँ पे तो मैंने कम देखा है वैसे, हाँ कुछ होता है, लेकिन दिल्ली में तो बहुत जगह क्षेत्रों में देखते हैं हम कि पानी डालते हैं सफाई करते रहते हैं। समझ में आ गया आपको। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। स्टॉप अप्लाइंग ऑफ विजिबली पोल्यूटेड व्हीकल। आप देखो यहाँ पर आपको विजिबली पोल्यूटेड दिख रहा है, पोल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे धुआं छोड़ते हुए जा रहे हैं, उनको रुकवाइए आप। स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ PUC नॉर्म्स। इसके अलावा डस्ट कंट्रोल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को करना होगा आपको, मतलब कि रूल्स इन्फोर्स करवाइए। बैन करिए एंट्री ऑफ नॉन डेस्टाइन ट्रक्स। अब वो पता चला दिल्ली से गुजर रहे हैं, रिंग रोड से, मतलब कहीं और से गुजारिए उनको। इन्फोर्स बैन ऑन फायर क्रैकर्स। अगर दिवाली के टाइम में फर्जी चला रहे हो तुम हैं, अब कुछ लोग कहेंगे हमारे दिवाली में प्रॉब्लम है, ठीक, आगे आओ। अगर वेरी पुअर में है तो स्टॉप यूज ऑफ डीजल जनरेटर सेट्स, इनहैंस पार्किंग फी बाय 3 से 4 टाइम्स। 500 रुपये है तो 2000 कर दो, गाड़ी लेके ना आदमी जाए। इंक्रीज बस एंड मेट्रो सर्विसेज। स्टॉप यूज ऑफ कोल एंड फायरवुड इन होटल्स। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। इसके अलावा इंडिविजुअल हाउसेज ओनर को प्रोवाइड करिए इलेक्ट्रिक हीटर्स ड्यूरिंग द विंटर। सिक्योरिटी स्टाफ टू अवॉइड ओपन बर्निंग। इसके बाद सीवियर कैटेगरी में ब्रिक किल्न को बंद कर दीजिए, हॉट मिक्सचर प्लांट्स को बंद कर दीजिए, स्टोन क्रशर्स को बंद कर दीजिए, शट डाउन कर दीजिए, बदरपुर पावर प्लांट अंधेरे में कर दीजिए सबको।
इंटेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, कोई कार नहीं चलेगा। और सीवियर प्लस कैटेगरी में ये तो होगा ही, स्टॉप एंट्री ऑफ ट्रक ट्रैफिक इनटू दिल्ली, स्टॉप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ऑड इवन स्कीम चलाइए, टास्क फोर्स टू टेक डिसीजन एनी एडिशनल स्टेप्स इंक्लूडिंग शटिंग ऑफ स्कूल वगैरह बंद कर दीजिए। मजे में आ गए सर पोल्यूशन में हॉलीडेज हुए हैं कि नहीं, देखा ही होगा आपने। हमारे लोग सर इसी के पता है कि 2 महीने हम लोग की क्लासेस बंद थी सर, हाँ। हम लोग काम कर रहे थे सर। प्रोएक्टिव की वजह से बहुत रिग्रेसिव है। हाँ, तो ये वही स्कीम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? किसने बनाई? अच्छा, अभी बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। ये जनवरी 2017 में आया, प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड एनसीआर। इट विल बी एप्लीकेबल फॉर दिल्ली एंड एनसीआर ग्रैप। अच्छा ध्यान सुनिएगा, इसको बनाया किसने? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ना क्यों है? क्योंकि इसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल, इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCA ने इसको बुलाया है, इसको इन्फोर्स किया है, तो सर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसको बनाया गया है, यानी एक तरह का स्टैट्यूटरी बैकअप है सर। इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसे है? इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर है सर, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, फलाना ढिमाका, समझ में आ गया। और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दिया है, इसमें हमें जानने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन क्या करेंगे सर, अब ऐसी सिचुएशन आ गई है। आप देखो ये सर सफ़र क्या है, देख लीजिए। सफ़र है, मैं आपको दिखाता हूँ सफ़र क्या है। सफ़र क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। अब इसका क्या है? ये एयर क्वालिटी मॉनिटर करेगा और ये फोरकास्ट भी करेगा। 1 से 3 दिन तक का फोरकास्ट कर देगा कि अगले 3 दिन तक एयर पोल्यूशन रहेगा, 3 दिन तक बंद कर दीजिए। सफ़र है। अच्छा, अभी ध्यान रखिए, पुराना जो हमारा ग्राफ था वो दिल्ली स्पेसिफिक था, समझ में आ रहा है आपको? अब ये क्या है कि ये बेसिकली ये इंडिया लेवल पे आ गया। अब ये इंडिया लेवल पे आ गया। अब देखो इसमें क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ, वो पिछला वाला क्या था, वो स्टैट्यूटरी था, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत था। ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का इनिशिएटिव है, समझ में आ रहा है? इंट्रोड्यूस बाय ये ओवरऑल पोल्यूशन लेवल को देखेगा और लोकेशन स्पेसिफिक रहेगा, ये एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करेगा। ये क्या है? इंडिजिनियसली इसको डेवलप किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये ऑपरेशनलाइज्ड है। इसमें LED डिस्प्ले और कलर कोडिंग रहती है, ये ध्यान रखिएगा ये चीज़। इससे क्या होगा? अवेयरनेस मिलेगा लोगों को। लोग कहेंगे कि देखो कितना पोल्यूशन हो गया, हम अब से साइकिल चलाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो कार से कोचिंग तो जाते हैं, तो वो कार से नहीं जाएंगे, अब वो क्या करेंगे? वो साइकिल चलाएंगे सर। ठीक है सर, हैं? हाँ, साइकिल चला के 20 किलोमीटर से आएंगे। अवेयरनेस ड्राइव है सर बात छोड़िए, इंक्रीज अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस तो बढ़ाने की जरूरत है जनरल पब्लिक में। और सर जी क्या करना है? मिटिगेशन मेजर सिस्टमैटिक एक्शंस वो भी टेकन किया जा सकता है अगर अवेयरनेस क्रिएशन हो जाएगा तो ये क्या है? ये मॉनिटर करेगा, फोरकास्ट करेगा, ताकि आप अवेयर हों। लोग देखेंगे, फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे, निकल लेंगे। अवेयरनेस देखो, ठीक है, अभी बताते हैं। क्लियर है ये चीज़? क्लियर है सर, समझ में आ गया आपको? अब देखो, सफ़र जो है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑपरेशनलाइज्ड इन दिल्ली। मतलब ये दिल्ली में था, लेकिन सफ़र जो है वो बेसिकली ऑल इंडिया लेवल पे है। ये क्या क्या चीज़ें मेंटेन कर रहा है सर? ये क्या क्या चीज़ें मेंटेन कर रहा है? पोल्यूटेंट मॉनिटरिंग किसको कर रहा है? ये 2.5, 10 ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बेंजीन, टॉलुइन, जाइलिन एंड मरकरी। सर ये सब क्या अलग अलग है? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, AQI का अलग है, इसका अलग है, समझ रहे हैं सर? NAC का अलग है। अभी मैं सबका लिस्ट लेके आया हूं कि सब में क्या क्या है, समझ में आ रहा है आपको? ये बेसिकली अवेयरनेस है, अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। अच्छा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया सफर एज अ प्रोटोटाइप एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ हाई क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड मेंटेन्ड इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया सर, तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन ने किया है तो वैल्यू देनी पड़ेगी, समझ में आ गया सर?
आपके यूपीएससी का टॉपिक है सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसे रट्टा मार लें। समझ में? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब सर ये देखिए, ये नई चीज़ है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसको मोदी जी लाए थे 2014 में, ये कहते हुए, वो तो सब कुछ वन कहते हैं ना, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन थेरी, वन रेशन, नहीं समझ में आया कि नहीं? तो वन, अब इनका क्या है, वन नंबर, वन कलर एंड वन डिस्क्रिप्शन। समझ में आ गया? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत इसमें क्या है, ये कॉमन मैन टू जज द एयर क्वालिटी विद इन हिज वेसिनिटी। एक आम आदमी, उड़े देश का आम नागरिक, समझ में आया कि नहीं आपको? तो एक आम आदमी कलर देख के पहचान जा, अरे रे पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे कि नहीं? अच्छा, अब इनमें भी क्या है, 8 पोल्यूटेंट्स हैं। क्या क्या है एयर पोल्यूटेंट्स? अब देख लो सर, PM10 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया है, लेड है। समझ में आ रहा है आपको? इनका भी अपना स्टेटस है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर। समझ में आया? अच्छा, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय CPCB इन कंसल्टेशन विद IIT कानपुर। IIT कानपुर मदद कर रही है CPCB की मदद से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सर। देख लीजिए सर, ये सारे इंडेक्स हैं। अब सर ये देखो, टोटल कंफ्यूजन हो गया, लेकिन आई हैव अ सॉल्यूशन। सेफर, नैक्स और AQI में क्या डिफरेंस है, तो काम कब कंप्लीट हो जाए, है ना सर? अगर ये तीनों हम लोग देख लें तो हमारा काम नहीं हो जाएगा मैडम। चलिए देख लेते हैं। तो क्या क्या कर रहा है भाई, सफर क्या कर रहा है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग। आपको पता है वेदर फॉरकास्ट करता है 1 से 3 दिन तक का। ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब मिनिमम कितना स्टैंडर्ड सबको मेंटेन, ये स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, ये मॉनिटरिंग कर रहा है। ध्यान सुनो सर, ये क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, और ये कह रहा है स्टैंडर्ड मेंटेन करो। और जो मेंटेन नहीं करेंगे वो नॉन अटेनमेंट सिटीज हो जाएगा, उसको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर डालो, उसको एनकैप हो जाएगा। और एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब एयर क्वालिटी है कैसी, ये भी एक तरह का मॉनिटरिंग ही कर रहा है ना मैडम? अच्छा, ये जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर है। नेक्स्ट CPCB का है, एयर पोल्यूशन वाला, याद है, एक्ट के तहत। और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ मतलब इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। यानी हमारा टेंशन ये नहीं है, हमारा टेंशन ये दोनों है, सफर एंड AQI। तो सफर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है और AQI मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का है। सर ये प्लीज़ याद रखिएगा, अगर ये पूछ दिया सर तो फंस जाएंगे आप। समझ में आ गया आपको? अगला क्या डिफरेंस है कि इसको किसने बनाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने बनाया था और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बनाया। ये एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट के तहत बना हुआ है। ये बस कलर कोडेड इंडेक्स है। अच्छा, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें देखिए सर, प्रोवाइड लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन द एयर क्वालिटी ऑफ नियर रियल टाइम एरिड फॉरकास्ट। और ये क्या दे रहा है, 6 AQI कैटेगरीज में आपको कैटेगराइजेशन करके आपको बता रहा है। तो ये आपको फॉरकास्ट भी कर रहा है कि आगे क्या होगा और अभी क्या है, और ये आपको अभी का बता रहा है। दोनों में अंतर देखिए सर क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए सर, पोल्यूटेंट्स, अब ये रटना पड़ेगा सर आपको। पहले ये बताइए तीनों में कॉमन क्या क्या है। देखिए पहले तीनों के कॉमन वाले देख लेते हैं। PM 2.5 and 10, PM 2.5 and 10, PM 2.5 and 10, तो यानी कि दोनों में कॉमन है। ओजोन और इधर ओजोन है, ओजोन कॉमन है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन मोनो, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM कार्बन मोनोऑक्साइड ये रहा, और कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, नहीं नॉक्स उसी को मान लो तुम,
ठीक है, ठीक, मान लो अपने काम को आसान करो। सल्फर डाइऑक्साइड, तीनों में देखो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन नहीं। अच्छा, कितने कॉमन है? 2 3 4 5 6 इसके कॉमन। सर एक चीज़ और गौर करिएगा, इसमें जो है PM1 भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर भी 6 चीज़ों में कॉमन है। अब यहाँ पे क्या क्या है? नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन, VOCs एंड बेंजीन एंड मरकरी। मेरे ख्याल से बेंजीन भी तीनों में होगा, तीनों में नहीं है, इन दोनों में है। समझ में आ रहा है आपको? इसमें क्या है? बेंजीन इसमें भी है, अमोनिया, बेंजोपाइरीन, आर्सेनिक एंड निकल। और इसमें क्या है? अमोनिया, लेड। सर ये याद करना पड़ेगा। सर ये PDF लीजिए और तीनों आंख बंद करके चलाइए सर। नहीं, दो में कोई मैच करा, जैसे अमोनिया दोनों में मैच करा, यहाँ नहीं है। समझ रहे हो बातों की नहीं? एक और नीचे लिखा है also monitors the existence of benzene, toluene, टोलुइन और ये जाइलिन। तो बेंजीन यहाँ है, बेंजीन यहाँ है और इधर बेंजीन नहीं है ना? खैर, ये आप क्या करेंगे? PDF पकड़िए और रट्टा मार लीजिए सर। ये तीनों एक जगह है तो इसलिए आपकी टेंशन कम हो गई। समझ में आया सर? ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है मॉनिटर्ड मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमारा इंपॉर्टेंट था वो हमने बता दिया। तीनों में अंतर समझ में आ गया। इसके अलावा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इन्होंने ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर क्या है सुन लीजिए। ये ऑर्डर ये है कि दिल्ली में कोल से जला हुआ कोई प्लांट नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। समझ में आ गया? थर्मल पावर प्लांट भी कोल बेस नहीं चलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी नेचुरल गैस जा रहा है। जहाँ नहीं जा रहा वहीं कोल चल सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑर्डर है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बैन कर दिया यूज़ ऑफ कोल इन दिल्ली एंड नियर बाई सिटीज़ फ्रॉम जनवरी 2023। एकदम रिसेंट का करंट अफेयर है। 2023 के बाद आप कोल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने बोला है कि लो सल्फर कोल इन थर्मल पावर प्लांट हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द बैन। एक ये याद रखिएगा, ये पूछ देंगे आपकी लो सल्फर कोल हम वो भी एग्जेम्प्टेड है, मतलब बैन में आ गया है, तो आप बोलेंगे नहीं वो एग्जेम्प्टेड है। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ पर बैन ऑफ यूज़ ऑफ कोल है? इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक, मिसलेनियस। सर डोमेस्टिक घरों में भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप। मिसलेनियस एप्लीकेशन टू ब्रिंग डाउन GHG इमिशन। अब आप बोलेंगे सर GHG इमिशन, आप बोलेंगे सर घर में क्यों इस्तेमाल करेंगे? हम तो दे रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर, तो बोल नहीं पाओगे तुम। फाइन। अक्टूबर 1 2022 के अंदर बोला गया है कि PNG वाले जो एरियाज हैं उनमें आपको 1 अक्टूबर 2022 से ही बैन कर दिया गया। जनवरी 1 2023 से जहाँ PNG जो है अवेलेबल नहीं है वहाँ पर बैन किया गया है। समझ में आ गया? कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि थर्मल पावर प्लांट में जहाँ पे लो सल्फर का कोल चल रहा है उसको छोड़ के बाकी किसी भी अदर एक्टिविटीज़ के लिए आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिसलेनियस एप्लीकेशंस बोला है। तो जो भी हो जाएगा, नहीं कोई नहीं बना पाएंगे आप, तंदूर अंदूर कहीं नहीं बना पाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे सर। समझ में आ गया सर? ये एक दिक्कत है सर आपके साथ। अच्छा, ये क्या है सर? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये पूछ सकता है एग्जाम में, ये क्या कर रहा है सर? तो ये बेसिकली जो है एक एक्ट है NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021, उसके तहत इसको बनाया गया। इससे स्टैट्यूटरी बॉडी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। क्यों? पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इसीलिए। इसे स्टैब्लिश 2020 में ही किया गया था थ्रू एन ऑर्डिनेंस। 2021 में एक्ट आया जिसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है। नहीं समझी बात को? 2020 में ऑर्डिनेंस आया, 2021 में एक एक्ट आया NCR एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट 2021 में एक्ट है, अभी का एक्ट है। उसके तहत ये क्या बनाया गया है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये दिल्ली की एयर क्वालिटी को मैनेज करने का तरीका है। दिस इज़ ऑल फॉर दिल्ली। कुछ और भी चीज़ें हैं दिल्ली के बारे में, ऑल इंडिया लेवल के बारे में, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पोल्यूशन में और हमें बहुत पढ़ना है। पोल्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ के बाद। समझ में आ गया आपको? फ़िलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सफ़र AQI
और नैक, इनके जितने भी जो जिनको ये मॉनिटर कर रहे हैं वो पोल्यूटेंट हट लें सर आप, क्योंकि वही सवाल बनता है और कोई सवाल नहीं बनता है। थैंक यू, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।